स्टार्ट करते हैं गाइस आज का अपन डिस्कशन है। चलो, हाँ, ये रीड कर रहे थे क्या? बताओ, ये रीड किए थे क्या आप लोगों ने? हो गया था? इसमें कोई डाउट है तो वो बताओ कि कोई कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो या ऐसा हो कुछ तो बताओ, बोलो। पक्का क्लियर है? अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो हाँ, आ रहा है समझ में, लेकिन अभी बहुत जानना है अपने को। तो जैसे फ्रॉड का है तो अभी फ्रॉड में इतना डिस्कशन नहीं है, बहुत सारा है। तो जब अपन वो पहुंचेंगे ना, जैसे लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है उसका डिस्कशन मैक्सिमम यही है, लेकिन जैसे फ्रॉड का डिस्कशन है तो उस पर अलग चैप्टर है। तो जिन चीजों के बारे में विस्तार से अपन जान लेंगे तो वो अलग मैटर फंसेगा। क्लियर है? ठीक है ना? इसमें हर बार वैसा नहीं जा सकता। ठीक है? इसमें क्यों नहीं जा सकता हर बार वैसा? क्योंकि ना वो दिक्कत फंस जाएगी, मतलब क्योंकि हर क्वेश्चन लीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी अपन करते हैं ना, मतलब मैं इसका एक आंसर नहीं दे सकता हूँ, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा करना पड़ता है, तो स्टैंडर्डाइज अपन इतना नहीं कर पाएंगे अभी, है ना? ठीक है, चलो। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अरे समझ में, एग्जाम में आ चुका है इसमें से कौन सा वाला? बिहेवियरल वाला, ये वाला एग्जाम में आ चुका है 2 बार। आरटीपी में भी शामिल है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखेंगे अपन। चलो देखो जरा क्या बोल रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम चेकिंग करने जा रहे हो, अगर तुम कौन हो? ऑडिटर हो, है ना? अगर तुम ऑडिटर हो, अगर तुम चेकिंग करने जा रहे हो, क्लियर है? ठीक है ना? तो तुमको सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑडिटिंग में तुम्हारा महारत हासिल होनी चाहिए, अरे समझ में, ठीक है ना? तुमको और दूसरी फील्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। गाइस समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपको दूसरी फील्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों? क्यों? भाई तुम चेकिंग कैसे करोगे? तुम्हें मैथ्स नहीं आती, तो बिना मैथ्स के ऑडिटिंग का क्या मतलब? तुम्हें अकाउंट्स नहीं आती, बिना अकाउंट्स के ऑडिटिंग का क्या मतलब? हेलो, आ रहा है ना समझ में, है ना? तो बस यही पॉइंट है। क्लियर है कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, दूसरे डिसिप्लिन यानी दूसरी फील्ड्स के बारे में भी पता करके रखें। तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग तो बहुत ही सड़ा सा है। ऑडिटिंग एंड लॉ, लॉज के बारे में क्यों पता होना चाहिए? अरे लॉज के बेस पे तो ऑडिटिंग हो रही है, इनफैक्ट लॉ ही है जिसके कारण ऑडिट हो रहा है, अगर देखा जाए तो। क्योंकि खुद से अगर बोल दोगे कि लोग अपनी ऑनेस्टी की चेकिंग कराओ तो कौन कराएगा? बोल देगा बस कि मैं ऑडिट हूं, वो मैं ऑनेस्ट हूं। हेलो हेलो हेलो, बोलो गाइस, ठीक है ना? अब देखो, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो इसमें ये है ना? तो अगर मान लो छोटा क्वेश्चन आता है कि किन किन फील्ड से रिलेटेड होता है, जनरल लिखो, तो आप ये आंसर लिख दोगे जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल स्पेसिफिक आता है तो फिर आप ये वाला लिख सकते हैं। अरे समझ में? अब देखो बात बहुत ही सड़ी सी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया तुमको किस फील्ड की, क्या अकाउंटिंग की फील्ड के बारे में पता होना जरूरी है, तो ये आंसर बहुत सिंपल है करने को कि हाँ भैया पता होना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो, बिना अकाउंटिंग के कैसे ऑडिट कर लूं मैं? लेकिन आंसर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? क्लोजली रिलेटेड, है ना? बहुत गजब बात बताई इसने, क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, है ना? और दूसरा, ऑडिटिंग रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है उसी को तो रिव्यू करता है वो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और क्या लिखोगे इसमें? क्लोजली रिलेटेड, लिंकेज टू बिगिन विथ, इतने डिसिप्लिन, ठीक है, एथिकल पर्सपेक्ट्स आर फाउंडेशन, ठीक है।
सिंपल है यार, मतलब एक बार रीड करो इसको, कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि जो आप वैसे कर पाओ, मतलब अपने सिंपल भाषा में भी लिख दोगे तो चल जाएगा। क्लियर है ना? मतलब यहाँ से देखो, इनफैक्ट ऑडिटिंग एज अ डिसिप्लिन इज क्लोजली रिलेटेड विद वेरियस अदर डिसिप्लिन एज देयर लॉट ऑफ लिंकेजेस इन वर्क। ऑडिटिंग कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी फील्ड्स के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी फील्ड से कोई ना कोई लिंक तो हो ही जाता है ना? ठीक है, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है गाइस, ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, है ना? To begin with, it may be noted that the discipline of auditing itself is a logical construct, and everything is done in auditing. Everything done in auditing must be bound by the rule of logic. ठीक है ना? ठीक, ठीक है। ऑडिटिंग एंड लॉ, तो इनका भी रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, समझ में आ रहा है? ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदर और not these have been properly entered into, है ना? Transactions properly entered into, है ना? ये हो गया आपके काम का। It necessitates that auditor should have good knowledge of the business affecting business laws, knowledge of business laws affecting the entity. ऑडिटर को पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से तो होगा। He should be familiar with the law of contracts, law of contracts, negotiable। अपने चैप्टर लिख देना जो तुम लोग को लॉ में है कि नहीं। The knowledge of taxation laws is also inevitable, बोला ना मैंने, है ना? टैक्स लॉस पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑडिटर टू हैव गुड नॉलेज ऑफ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। बस समझ में आ रहा है? देखो समझो, ये बहुत मतलब इस बात पे डिस्कशन तो कितने भी लंबे हो सकते हैं ना, कि ऑडिटिंग के बारे में तुमको लॉस का पता होना चाहिए कि नहीं। मतलब समझ में आ रहा है मेरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतना ऑब्वियस है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है ना? कि ऑडिटिंग जो है उसको करते समय तुम्हें लॉस का पता होना चाहिए, क्योंकि जब जाओगे तो चेक नहीं करोगे क्या कि लॉस फुलफिल किए हैं कि नहीं किए। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ऑब्वियस मुझे लग रहा है उतना ऑब्वियस तुम्हें भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे पहले तो ये बता दो, ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पर हो जाए, है ना? भैया मैं जाऊंगा तो भैया ऑब्वियस ही बात है ना, लॉस चेक करूंगा कि तुमने निभाए हैं कि नहीं निभाए हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट की बहुत सारी बातें हैं जो मुझे निभानी पड़ती हैं, एक एंटिटी को निभानी पड़ती है, और वही जाकर के ऑडिटर चेक करता है ना? तो बस इसमें कुछ लॉस के नाम लिखने हैं आपको, समझ रहे? और आपको बताना है कि हाँ भाई बहुत क्लोज रिलेशन है, क्योंकि लॉस के हिसाब से ही होता है। इतने वर्ड्स यूज कर देना जितने मैंने हाईलाइट किए। उसके अलावा अपना जनरल नॉलेज लिख सकते हैं, जो आपको पता है कि भैया कंपनीज एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, अरे समझ में, लॉज में जो लिखा था वही तो चेक करना पड़ता है एंड ऑल दैट। समझ में आ रही है बात? तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मैं किस स्ट्रैटेजी से ऑडिट को लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूं गाइस? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें समझने के लिए लिमिट्स नहीं है, ठीक है ना? समझते अपन जाएंगे ही जाएंगे, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। डेप्थ जितनी खंगालना उतना खंगाल लो इसको। लेकिन इसमें मार्क्स जो है ना वो ऑडिट में कम मिलते हैं, क्योंकि आंसर मॉड्यूल में से बनता है, और हमारे पास उसको बटोरने के लिए, मतलब उसको याद रखने के लिए कुछ पर्टिकुलर नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि हर पैराग्राफ में से कुछ वर्ड्स जरूर हम छीन करके लेकर के जाएं, कि अगर ये आता है तो ये वर्ड्स, और उस चीज का नॉलेज तुमको है तो बाकी तुम लिख लो, लेकिन इन वर्ड्स से एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर लगेगा कि इसके नजदीक है, तो वो बाकी चीजें भी पढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? अदरवाइज इसका मतलब निबंध लिखा जा सकता है इस बातों पर, है ना? ठीक है, हमको बस पर्टिकुलर डिस्कशन करना पड़ता है, ये क्या बोले, कैसी लिमिटेशन है ये। हाँ बेटा बोल। मैं एग्जैक्टली यही चीज तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अभी एग्जैक्टली क्या बोला, समझ रहा है? कि इन लोग अच्छे बड़े से टॉपिक को, समझ रहा है, कुछ शब्दों में सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहा है? तो मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि तुमको एक्चुअली इसके बारे में बहुत कुछ पता है, समझ रहे? लेकिन हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? कि भैया हम समझ भी रहे हैं, ठीक है ना, हम साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बुक में इतना ही लिख पाए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इतना ही है बस। आ रहा है समझ में? आपको तो 50 तरीके के लॉस के बारे में पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में? ऑफ कोर्स हम लोग अलग से भी एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, मैंने कल भी बताया था,
ऐसे 250, जिसमें क्या है कि लॉस का कितना रोल है ऑडिटर का, है ना, लॉस की चेकिंग में कितना डेप्थ तक ऑडिटर जो है वो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वो बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग मैटर, क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल पर डिस्कशन है और वो बहुत डेप्थ लेवल पर है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ऑडिटिंग एंड लॉ का कि भाई ऑडिटिंग और लॉ का रिलेशनशिप क्या, तो आपके स्टैंडर्ड आंसर में ये चीजें होंगी, और नॉलेज लेवल पर आप उसको बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हो कि भैया ऑडिटिंग और लॉ का क्या रिलेशन है। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या आप जानते हो कि ऑडिटिंग और लॉ का रिलेशन है, तो आप इस बात का जनरल लेवल पर अगर आंसर दे पा रहे हो तो आपको नॉलेज है इस बात का। गाइस मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। और अगर किसी भी टॉपिक को लेकर के नॉलेज लेवल पर कोई एक स्पेशल बात होगी तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसमें एक स्पेशल बात है, लेकिन वो बात हम ऑलरेडी ऐसे 250 में कवर करने वाले हैं। बोलो भाई, और किसी को कोई डाउट है तो। मेरी पूरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला, है ना। चलो, इकोनॉमिक्स का क्यों पता होना चाहिए मुझे, इसके लिए थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा अपन ने, है ना। इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई पढ़ा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई, चलो एक टॉपिक ही पकड़ के चलते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स का क्या पता है, डिमांड सप्लाई पता है, गाइस मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आपको इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई पता है, क्लियर है ना, तो आपको लॉजिक पता है कि भैया देखो प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। गाइस समझ में आ रहा मैंने क्या बोला, है ना। आपको पता है लॉजिक। तो अगर किसी एंटिटी में अनयूजुअल मूवमेंट है, अगर किसी एंटिटी में प्राइस बढ़ा और उसकी सेल भी बढ़ गई है, तो वहां पर मुझे शक हो सकता है कि कहीं नकली सेल्स तो नहीं। गाइस समझ आया मैंने क्या बोला, है ना। तो ये एक बहुत छोटा सा बारीक सा एग्जांपल है, समझ में आ रहा है, पैरों में धूल के समान, धूल के कण के समान, आ रहा है समझ में। बाकी आप इस बात का सोच करके देखो कि इकोनॉमिक्स में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बिजनेस वर्ल्ड के बारे में भी बताते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप। जब आप एंटिटी को देख रहे हो, समझ में आ रहा है, तो उसमें सारी चीजें लॉजिकली फिट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर कोई भी चीज का अनयूजुअल मूवमेंट है जो हमारे इकोनॉमिक्स के नॉलेज के हिसाब से सही नहीं जाता, क्लियर है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम वहां पर अपनी चेकिंग ऑडिटिंग जो है वो डिटेल कर लेंगे। यानी ऑडिटिंग आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या, क्या पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी पता होना चाहिए। अब शब्द ढूंढ लेते हैं इसमें से, है ना। इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद, है ना, अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एक्यूमुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिलेटिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये लाइन बहुत अच्छी होगी, है ना। फिर है ना, from auditing point of view auditor is, हाँ, from auditing point of view auditor is more concerned with the microeconomics rather than macro। ये लाइन लिखाना। है ना, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस प्रोडक्टिविटी, है ना, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। थोड़ा ज्यादा बता दिया इसमें मैंने, लेकिन ठीक है, थोड़ा कम भी कर लोगे तो चलेगा। ये सारे वर्ड्स में से कुछ भी आपका आ जाए तो चलेगा। बोलो भाई, क्लियर है, ये आ रहा है समझ में, है ना, ठीक है। चलो, अब ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, ठीक है। बिहेवियरल साइंस का क्या मतलब होता है, बिहेवियर मतलब, हाँ, किसका, अरे मैंने एग्जांपल ही तो दिया था भाई, मैंने जो वो बताया था डिमांड वाला, वो क्या था, वो एग्जांपल ही तो था। कौन सी चीज तेरे को समझ नहीं आई, तूने सुना अच्छा मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या बताया मैंने, बता। अच्छे से सुनाई नहीं दिया, तू मेरे को बता रहा पूरा पॉइंट खत्म होने के बाद, तू सुन ही नहीं रहा था भाई। तू कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था, सही बता। जब मैंने ये बता रहा था तो तू कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था, तू पिछला टॉपिक पढ़ रहा था ना, सही बता, हाँ, सच बता।
जो प्रॉब्लम रहती है वो उसी समय बताया कर ना। तू बहुत लेट बताता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं तेरे को कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तब तू पिछला वाला टॉपिक पढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सारे टीचर्स के साथ है तुम्हारी। अरे समझ में, तो भाई इसको थोड़ा सा वर्क करो यार, समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इससे स्पीड बहुत हैम्पर होती है यार पूरे कोर्स की, समझ आ रहा है? ठीक है ना। मैं मतलब जब लाइव बता रहा हूँ कोई चीज, उसमें इमीडिएटली कोई दिक्कत होती है तो वो उसी समय बता दो ना, जैसे ही वो चल रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ही समझ में नहीं आया तो मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तेरे अकेले के लिए रिपीट करता हूँ, पता है तेरे को ये बात। चलो ठीक है, सुनो फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। क्यों? कि मैं इसी से बता दे रहा हूँ। देखो, अकाउंटिंग में एक्यूमुलेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, क्लियर है? ठीक है ना। ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न रहता है रादर देन मैक्रो, क्योंकि मैक्रो जो है वो सरकार को लगती है जनरली, ठीक है ना। माइक्रो में क्या क्या होता है, जैसे डिमांड सप्लाई, इन सबको तुमको बिजनेस का नॉलेज रहेगा कि डिमांड कैसे मूव होती है, सप्लाई कैसे मूव होती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल बिजनेस में लॉजिकल कंस्ट्रक्शन तुम कर पाओगे। जब तुम अकाउंट चेक कर रहे हो तो क्या मूवमेंट हुई है वो तुमको समझ में आ पाएगी। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है? ठीक है ना। क्योंकि उसमें फिर अनयूजुअल मूवमेंट जो है वो फिर रेड फ्लैग्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अनयूजुअल मूवमेंट जो है वो रेड फ्लैग्स जनरेट कर देंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि कोई भी अगर चीज बोगस है, समझ में, नकली एंट्री है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, तो वो आप पता लगा पाओगे। देखो एक चीज समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना है, मेन मोटिव क्या है? फाइनेंशियल चेक करना, क्लियर है? अगर मेन मोटिव फाइनेंशियल चेक करना है तो आपके लिए सबसे मेन मुद्दा क्या है कि कोई भी अमाउंट जो है वो कहीं ज्यादा तो नहीं दिख रहा, वो कहीं कम तो नहीं दिख रहा, और वो कहीं गलत अकाउंट में तो नहीं दिख रहा। समझना रहे? सबसे मेन ये तीन मुद्दे होंगे। बोलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलो देखो, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। अच्छा, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगा। पहले मैं इसके बारे में तुमको नॉलेज लेवल पे बता देता हूँ, फिर अपन इसके जो लिखा है उस पर जाएंगे, ठीक है ना। नॉलेज लेवल पे क्या है? देखो, ऑडिटिंग क्या होती है, समझना रहे? समझना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मैं एक फॉर्म में गया, समझना रहे? वो फॉर्म जो है वो अलग अलग कंपनीज का ऑडिट करती है, क्लियर है? ठीक है ना। तो अब फॉर्म के पार्टनर है, उनके रिलेशन है, तो फॉर्म के पास एक कंपनी का ऑडिट आया। तो मान लो कि है ना, कोई एक रैंडम कंपनी है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का ऑडिट आया मेरी फॉर्म के पास, आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है ना। तो अब क्या होगा, पूरा प्लान बनेगा, हर एक एंटिटी में ऑडिटर्स भेजे जाएंगे। अब मैं एज एन ऑडिटर गया एक ब्रांच में, समझना रहे? ठीक है ना, जिसमें कि एक फैक्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है, समझना रहे? वहां पर कार बन रही है, समझना रहे? टाटा मोटर्स की कंपनी है। मैंने बोला भाई अकाउंट्स दिखाओ, तो वो फाइनेंशियल्स मुझे दिखा रहे हैं। अब होता क्या है समझो, मैं जबलपुर में हूं, मुझे ऑडिट मिला है, समझ रहा? फैक्ट्री जमशेदपुर में है, क्लियर है? तो होगा कैसे ये पूरा सिस्टम, समझ रहा? पार्टनर्स को मिला है, वो लोग बात करेंगे, बात करेंगे। मेरे को यहाँ से जाना है तो पहले मैं फ्लाइट लाइट का अरेंजमेंट कराऊंगा, समझ रहा है? फिर मैं पहुंचूंगा तो वहाँ होटल के अरेंजमेंट होंगे। मेरी बातचीत लगातार उनसे चल रही है, समझ रहा है? फिर हम तय करेंगे बातचीत करके कि किस दिन आना है। जब मैं आऊंगा तो अब देखो, हम ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं क्लाइंट से, तो मैं उसको बताऊंगा कि भैया देखो मेरे चेकिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, मैं क्या चाहता हूं कि पहले आप कौन कौन से रिकॉर्ड्स वगैरह मुझे दे दें। अरे समझ, उसके पास क्या क्या रिकॉर्ड है वो मुझे करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारी बातचीत करनी पड़ती है जब मैं एक ऑडिट करने जाता हूं ना, तो मुझे बहुत सारी बातचीत वगैरह करनी पड़ती है। हेलो 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 गाइस, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। अब सोच करके देखो, तो वैसे तो मेरा पोस्चर तो हाई है, मेरी जो रिलेटिवली पोजीशन जो है वो अच्छी खासी है, समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकड़ दिखा सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं चेकिंग करने आया ना, मैं ऑडिटर हूँ, मैं क्यों नहीं अकड़ दिखा सकता? लेकिन अगर मैंने अकड़ दिखाई तो क्या वो लोग मुझे परेशान नहीं कर सकते? सोच करके देखो, अगर मैं मेन पार्टनर हूं तो फिर तो ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूं किसी फर्म के बिहाफ में, समझ में आ रहा है, और मैं सबसे टॉप मोस्ट पर्सन नहीं हूं, समझ में आ रहा है, तो मुझे भी अपने सीनियर्स को जवाब देना है कि टाइमली ऑडिट खत्म करना है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? उसको भी जवाब देना है। मैं कोई रिकॉर्ड मांग रहा हूं, अगर मान लो क्लाइंट नहीं दे रहा, क्लाइंट मैं किसको कह रहा हूं? टाटा मोटर वाले को। मैंने उससे कोई रिकॉर्ड मांगा, उसने मुझे नहीं दिया, तो उसकी मैं शिकायत कर सकता हूं। आ रहा है समझ में? लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चलता है बेटा,
ईगो, तुम बात कैसे कर रहे हो, समझ में आ रहा है? मैं, तुम मुझसे ढंग से बात नहीं करोगे, अरे समझ में, तो मैं अपनी नौकरी तक छोड़ दूंगा, समझ में आ रहा है? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं तो बोलेंगे कि भैया भाड़ में गई नौकरी, मैं अपनी डिग्निटी थोड़ी ना दांव पे लगाऊंगा। अरे समझ में, तुम किसी भी तरीके से मुझे ट्रीट करो और मैं सुनता जाऊं तुम्हारी, मैं लात मार के चले जाऊंगा ऐसी नौकरी पे। गाइस, आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑडिटर भी आड़े तिरछे तरीके से बात नहीं कर सकता, भले ही तुम्हारी अथॉरिटी कितनी भी हो। अगर तुम अपना बिहेवियर सही रखोगे, तुम्हारे लिए भी सही रहेगा और उसके लिए भी सही रहेगा। तो आपको बिहेवियरल साइंस का पता होना चाहिए। अब देखो, समझो यहां पर, ठीक है ना, आपका बिहेवियर सही रखना है। अब आपको इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए कि भैया जो उसका बिहेवियर है, समझ रहा है, वो किन चीजों से गवर्न हो रहा है। बहुत लोग इमोशनल होते हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं, समझ में आ रहा है? आपको ये पूरी बिहेवियरल साइंस अगर पता है तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग मतलब एकेडमिकली बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में शायद वो उतने अच्छे नहीं होते। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाओगे तो आप ये समझो कि ये विधा भी आपको सीखनी होगी। क्लियर है? चलो, समझ में आया जितना डिस्कशन बोला मैंने? क्या चीज? किससे रिलेटेड है? हाँ, साइकोलॉजी से तो सीधा सीधा रिलेट हो ही जाएगा, बताइए, समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअली में ये बिहेवियरल साइंस जो है ना, इसका सिर्फ ऑडिटिंग से लेना देना नहीं है। तुम कोई बिजनेस कर लो, अनटिल अनलेस तुम किसी आईटी कंपनी में कोडिंग कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है, तुम्हें बिहेवियरल साइंस हर जगह जरूरी है। समझ में आ रहा है? मतलब तुम कोडिंग नहीं कर रहे हो तो तुम अगर टीम लीडर भी हो तो भी तुमको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है बार बार। कम्युनिकेशन हर जगह, तो ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। बिहेवियरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलो, the field of auditing discipline involves review of various assertions both in financial and non-financial terms with a view to prove the veracity of such assertions and expression of opinion by the auditor on the same. Thus, it is quite logical and natural that the function of audit can be performed if and only if the person also possesses good knowledge about the field in respect of which he is conducting such a review. ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बताया उसने, इंट्रो था ये। द डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियर साइंस इज क्लोजली विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। तो ये लाइन तो आपको सामने लिखी ही नहीं। अगर आपको रिलेशनशिप है तो बोले भैया बहुत क्लोज रिलेशन है, ये लाइन लिख ही देना। फिर while it may be said that an auditor, particularly the financial auditor, deals basically, है ना, auditor basically deals basically with figures, है ना, but है ना, required to interact with a lot of people in the organization. समझ आ रहा है? एज अगेंस्ट फाइनेंशियल ऑडिटर, द इंटरनल ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू डील विद, इंटरनल ऑडिटर को तो और इज एक्सपेक्टेड टू डील विद ह्यूमन बीइंग्स रादर देन फाइनेंशियल फिगर्स। अपन पढ़ेंगे, है ना? तो वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल इज पर्सोनल। पर्सोनल मतलब लोग। Howsoever, if sound internal control is designed, it cannot work until and unless people are working in the organization are competent and honest, है ना? Internal control cannot work until people are competent and honest. मैंने जो अंडरलाइन किया वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, तो आप एक्स्ट्रा जितना भी है वो छोड़ सकते हैं। The knowledge of human behavior indeed is very essential for an auditor so as to effectively discharge his duties. बोलो गाइस, क्लियर है क्या? समझ में आए? है ना? है ना? इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं, समझ आ रहा है, जो प्रैक्टिकल लेवल पर है, लेकिन फिर हम सीधे सीधे आ जाते हैं कहां पर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? यहां जितना लिखा हुआ है ना ऑडिट, वहां तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है, ठीक है? लेकिन हम समझ गए, उससे इसमें से हमने कुछ वर्ड्स निकाले, समझ में आ रहा है? आप ये वर्ड एग्जाम में यूज करो, उसके बाद अपने नॉलेज बेस पे भी 4 सेंटेंस लिख करके आओ, आपको नंबर मिल जाएंगे। आप मेरी बात समझ गए हैं क्या? क्लियर है? ठीक है ना? तो आप रिलेटेड भी रहेंगे उससे और नॉलेज भी आपको होता जा रहा है। ये मेरा पर्पस है। अगर किसी को कोई भी इसमें अगर कुछ एडिशन सजेशन हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं अभी तक मॉड्यूल नहीं उठाया था इससे पहले तक। आ रहा है समझ में? मैं एक सेपरेट बुक लेता था, उसके थ्रू में करवाता था, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन मुझे अब मतलब मॉड्यूल दिन ब दिन अमेंड हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने कहा कि यार, और मॉड्यूल से पेपर्स बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसको उठा लिया इस बार। ठीक है गाइस?
चलो, स्टैट्स और मैथमेटिक्स पता होने चाहिए क्या ऑडिटर को? बताओ, स्टैट्स और मैथमेटिक्स पता होने चाहिए क्या? ऑब्वियस बात है ना? स्टैटिस्टिक्स तो बहुत जरूरी है। याद करो अपन ने सैम्पलिंग जो सुना था, है ना, हाइपोथेसिस और वो सब, है ना, क्योंकि ऑडिटर जो है वो सैम्पलिंग चेकिंग करता है, तो आप ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग वर्ड जरूर यूज करेंगे। ऑडिटर जो है वो टेस्ट चेक करता है, समझ आ रहा है? ठीक है ना, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स की नीड होती है, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री करते समय उसको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है यार, कुछ भी करोगे तो मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है ना इन्वेंट्री के लिए, तो ठीक है, अपन पर्टिकुलरली इन्वेंट्रीज बोल रहे हैं, है ना। यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स ये भी यूज कर सकते हो, दैट्स इट। समझ आ रहा है? बाकी अपने मन से लिख लेना आप। क्लियर है कि भैया स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है, इतने सारे कैलकुलेशन होते हैं, मैथमेटिक्स की जरूरत है। स्टैटिस्टिक्स लिख रहे हो तो मीन मीडियन मोड लिख मार रहा ना, आ रहा है समझ? मैथमेटिक्स लिख रहे हो तो अब डिफरेंशिएशन मत लिख के आना, लेकिन हाँ जैसे कोरिलेशन है, समझ रहे हो? तुम बोलो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है, कुछ चैप्टर्स के नाम लिख करके तुम ये लिख सकते हो कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी होते हैं ऑडिटर के लिए, तब जाकर के वो अच्छे से ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। गाइस, आप समझ गए मेरी बात? ठीक है ना। और इस पूरे में ये जो रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन है ना, समझ रहे, इस पूरे में दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया कौन सा वाला बेटा? बिहेवियरल साइंस वाला। एक मैंने कौन सा बताया बेटा आपको? बिहेवियरल साइंस वाला। दूसरा कौन सा है? डेटा प्रोसेसिंग, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। अरे समझ, ठीक है ना। देखो जरा, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, देखो जरा, है ना। आज के डेट में रिवॉल्यूशन है डेटा प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बात करोगे तो रिवॉल्यूशन है ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। आपको डेटा प्रोसेसिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर कैरिंग आउट देयर फाइनेंशियल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये ऑर्गेनाइजेशन आर कैरिंग आउट देयर फाइनेंशियल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ये लाइन तो लिख लेना, समझ आ रहा है? ठीक है, तो कंप्यूटर से आप यूज करते हो, आप कंप्यूटर का यूज करते हो डॉक्यूमेंट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, समराइज करने के लिए, है ना। Value accounting data information in a very large quantity at a very high speed. Dependence on the accuracy of the programmed instructions given today, computer is able to carry out each of the activity with complete accuracy. ठीक है, arithmetical accuracy होती है, लेकिन computer is a dumb machine. समझ रहे? कंप्यूटर को जितना बोला जाता है उतना ही करता है। अब कंप्यूटर ज्यादा काम क्यों कर पाता है? क्योंकि उसको बहुत सारा कुछ बोला जाता है गाइस। क्लियर है? ठीक है, फिर ठीक है ना। With such a phenomenal growth in the field of computer sciences, the auditor should have good knowledge of the components, general capability of the system, and related terms. In fact, computerized information system auditing ये अपने आप में एक फील्ड बन गई है। आपको याद होगा अपन ने कोर्स किया हुआ है, समझ रहा है, डीसा जो सीए बनने के बाद होता है, संचित सर ने भी किया हुआ है ना, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। तो हम सीए के बाद सीए का एक पीजी कोर्स भी किया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिक्कत है? इतना साइंस तो नहीं है, मतलब इतना लॉ की तरह अपन इसको रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरल फील्ड के बारे में बता रहा है, तो एकदम वर्ड पर बात मत करो। यहाँ पर भावनाओं को समझने वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? क्योंकि अपन बेयर लॉ नहीं पढ़ रहे, तो एक एक वर्ड को ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते अपन। क्लियर है? इसलिए मैं तुम्हें जनरलाइज डिस्कशन दे रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अपने बताते जा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? पूरा जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे मान लो कि आपने लोन से चीजें कर रखी हैं, कैपिटल से चीजें कर रखी हैं, आ रहा है समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है ना। तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल कितना है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना है, समझ रहा है? ये बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। अब ऑडिटिंग से इसका क्या रिलेशन, समझ रहा है? अगर एक कंपनी प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है फाइनेंशियली, समझ आ रहा है, तो दैट कैन बी एन इंडिकेटर कि भैया उसके फाइनेंशियल शायद सही नहीं है। क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा बोगस तरीके से एंट्रीज दिखाने की कोशिश करेगा, बोगस प्रॉफिट या कुछ भी दिखाने की कोशिश करेगा, तो उसके ना रेशोज बिगड़ जाएंगे। और रेशोज जो मामला आता है ना, वो कहां पर आता है बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। समझ आ रहा है?
उसके रेशो जबरदस्त तरीके से बिगड़ जाने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज तो बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे ऐसे चैप्टर होते हैं, देखो समझो, जैसे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करोगे आप, एक समझ रहे, होता क्या है उसमें कि भाई अगर मान लो आपको जैसे ये डिसीजन है ना कि लोन लेना है कि इक्विटी से फाइनेंस करना, तो आप कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हो कि कितनी कितनी करोगे, ठीक है ना? तो ऑडिटर यहां पर ये देख सकता है कि भैया आपने लोन क्यों लिया, समझ में आ रहा है, जब आप इक्विटी ले सकते थे, या आपने इक्विटी क्यों रेज की जब आपको इतने कम उसमें लोन मिल रहा था, समझ में आ रहा है? तो इनमें भी कहां कहां पर रेड फ्लैग्स रेज हो सकते हैं, वो सारी सिचुएशंस एनालाइज करके, समझ में आ रहा है, वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा। आप समझ गए हैं? नहीं नहीं, एडवाइस वाली बात नहीं हो गई। कंपनी ने गलत तरीके से फाइनेंस किया, समझ में आ रहा है, अनसिक्योर्ड लोन दिख रहा है या लोन का प्रोपोर्शन बहुत हाई दिख रहा है, समझ में आ रहा है? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, सत्यम कंप्यूटर्स पता है तुमको? सत्यम कंप्यूटर्स का फ्रॉड था, समझ में आ रहा है? सत्यम कंप्यूटर्स की बैलेंस शीट जब मतलब बोगस थी, समझ में आ रहा है, जब किसी को पता नहीं था, तो एवरीबडी वाज थिंकिंग कि भैया इतना लार्ज कैश क्यों रखा हुआ है कंपनी ने, मतलब उन्होंने ये दिखा रखा था कि हमको कैश मिल गया और हमने उस कैश की करा ली एफडी। एफडी कैश पे दिखता है बेटा फाइनेंशियल्स के हिसाब से, आ रहा है समझ में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज अ पुअर डिसीजन, समझ में आ रहा है? द कंपनी शुड हैव इन्वेस्टेड इन लाइक अनदर बिल्डिंग एंड सो, समझ में आ रहा है, क्योंकि कारोबार बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? अब वो तो उनके पास एक्चुअल कैश था नहीं, इसलिए बिल्डिंग बढ़ाई नहीं उन्होंने। अदरवाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज अ वेरी पुअर मैनेजमेंट, बोलो, है ना? तो अगर मान लो कि ऑडिटर वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगाता तो उसको शक जरूर होता कि यार इतना कैश रख करके कर क्या रहे हो, तुम इतना बिजनेस कर रहे हो तो कैश को अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पर, बोलो भाई, क्लियर है? तुम्हें नहीं पता है उसके बारे में, वो केस मैं तुम लोग के साथ डिस्कस कर लूंगा बेटा, शायद है इसमें भी, ठीक है ना? वो जब उसने बताया, जब उसने कोशिश की इन्वेस्ट करने की, तो एसआर पास करते समय हो गया, लेकिन ऑडिट वॉडिट तो पहले ही हो चुका था ना, समझ में आ रहा है? जब ऑडिट हो गया था तब उसके पास कैश डिपॉजिट, प्योर कैश डिपॉजिट दिखा रहा था, तब तक कोई प्लान उसने बताया नहीं था कि वो क्या करने वाला है, कैश इकट्ठा करते जा रहे थे वो बस, ठीक है? तो चलो देखें, है ना? ऑडिटिंग इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड विद अदर फील्ड ऑफ बिजनेस सच एज फाइनेंस, प्रोडक्शन, ये सब, है ना? विद द ongoing field of auditing, financial service sector occupied a dominant position in our system, while in general term auditor is expected to have knowledge about various financial techniques such as working capital management, funds flow, ये देखो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बजटिंग एक्सेट्रा, क्लियर है गाइस? है ना? द नॉलेज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एंटिटीज कंप्राइज द मार्केट दैट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इन लोगों ने जितनी जितनी चीजें कवर कर रखी हैं, हम लोग अपने आंसर में उतनी उतनी चीजें कवर करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जितना लिखना है तुम अपने नॉलेज से लिख सकते हो, बोलो गाइस, क्लियर है ये? हेलो हेलो, है ना? चलो, प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अब प्रोडक्शन का नॉलेज क्यों होना चाहिए भाई यार ऑडिटर को? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के इन्फ्लेशन से, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के इन्फ्लेशन से क्या दिखाया जा सकता है? बोगस प्रॉफिट क्रिएट किया जा सकता है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ऑडिटर को पता होना चाहिए, और नहीं भी पता हो तो थोड़ा सा उसको ट्रिक जरूर लगानी चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि भाई कैसे क्या प्रोडक्शन होता है। हम लोग जब जाते थे ना किसी भी कंपनी में, तो देखो रैंडम कंपनीज में जाते थे, मतलब एक हमने ऑडिट किया था मदर डेयरी का, समझ में आ रहा है? अब मदर डेयरी, अरे बेटा सुन लो तुम भाभी की, अरे सुनो ना, दीदी को बोलो अबे माइक ऑफ कर लेना नालायक चलो ठीक है, सुनो आप, और सुन नहीं रही हो तो ये पता चल रहा है कि तुम पढ़ाई तो कर नहीं रही हो, हैं? बस झाड़ू मंगवा लो दीदी से तुम, हैं? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। चलो सुनो गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, है ना?
तो जैसे हम रैंडमली किसी भी ऑडिट पे जाते थे, जैसे मदर डेयरी पे गए, तो मदर डेयरी का काम क्या था? आइसक्रीम बेचना, समझ आ रहा है, दूध सप्लाई करते थे, तो उनके बहुत सारे स्टोर्स थे। तो हमको जाकर के बिजनेस मॉडल समझना पड़ता था, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रही है, क्या हो रही है, किस तरीके से वो मिल्क प्रोक्योर कर रहे हैं, तो पूरा बिजनेस मॉडल समझना पड़ता था। अरे समझ हर जगह जाकर के, जैसे मान लो कि वो फ्रूट पल्प का भी बिजनेस करते थे, समझ रहे, ठीक है, साथ में सफल जो सब्जी अब्जी का था वो भी उनका था, समझ आ रहा है, तो वो कैसे प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। एक हम गए थे स्टील के फर्नीचर्स का ऑडिट करने, समझ आ रहा है, तो अब वो इम्पोर्टेड थी, तो फिर वो मटेरियल कैसे आ रहा है, फिर वही बिजनेस मॉडल समझे। तो हर जगह जाकर के हम समझते थे बिजनेस मॉडल, क्योंकि जब तक तुम बिजनेस मॉडल नहीं समझोगे तब तक तुम जो है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस और इनकम्स जो है उनके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। अरे समझ, तब तक तुम ये नहीं बोल सकते कि भैया ये जबरदस्ती के एक्सपेंसेस हैं या ये कम है। आपको हर चीज देखो, तुमको एक तो होता है कि तुम सबूत देख लो कि भैया ये खर्चा किया या नहीं किया, समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक एंटिटी है, समझ आ रहा है, 4 फ्लोर की उसकी बिल्डिंग है, समझ आ रहा है, ठीक है ना, उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट दिखा रखी है पीएनओ में, समझ आ रहा है, 15,000 रुपए महीने के हिसाब से, क्लियर है। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और 15,000 रुपए महीने के हिसाब से उसने क्या दिखा रखी है? अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और आप जैसे ही बैठे हो तो देख रहे हो आपके नॉर्मल सीएफएल जैसे इस तरीके से लगे हुए, समझ रहे। आप इस बात का भरोसा क्या बिल देख के ही करोगे या आपका जनरल सेंस भी आपको बोल रहा है कि हाँ ये सही बोल रहा होगा? मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैंने क्या बोला गाइस? है ना, मतलब नहीं, मेरा पॉइंट समझो ना, कि मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मतलब हो सकता है कि वो मैंने चेक भी ना किए हो, फिर समझ आ रहा है, क्योंकि हर तरीके से मेरे को ओवरऑल व्यू, मतलब मेरा सेंस क्या बन रहा है, क्योंकि मेरे को इतना तो है ना, मेरे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है, समझ आ रहा है, मैंने देखा है नॉर्मली कि कितना बिल आता है कितनी बड़ी बिल्डिंग में, एक अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले में कोई भी धांधली होगी, इस वाले में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। अब वहां पर कोई बंदा बोले कि नहीं पहले तो भैया तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाओ, अब उसको बिल नहीं मिल रहा, समझ रहे हो, कह रहा नहीं भैया ढूंढ के लाओ। होता है ऐसा, पता है तुमको, जो फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स जैसे आते हैं ना, समझ रहे, चेकिंग वेकिंग करने, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ रहे। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते ना। हमने बोला है कि भैया कोई भी एक्सपेंस वो सब आपको देखने पड़ेंगे, तो ये जो कॉमन सेंस है, समझ रहा है, ये नहीं लगा पाते हैं। आप पॉइंट समझे मेरा, ठीक है ना। जैसे हम स्टील के फर्नीचर, तो आपको प्रोडक्शन का अगर नॉलेज होगा स्पेसिफिक, तो आप बहुत सारे एक्सपेंसेस के बारे में अंदाजा लगा पाओगे। आपका ऑडिटिंग में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम बचाना, तो आप टाइम बचा पाओगे ताकि आप जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल या वैसी चीजें उन पर आप फोकस कर पाओ, उनको थोड़ा ज्यादा डिटेल में चेक कर पाओ, ठीक है गाइस, है ना। देखो समझो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल चेक ही मत करो फिर एस्टिमेट ही करते रहो, है ना। मतलब हर हर पॉइंट पे डिसीजन मेकिंग, समझ आ रहा है। क्या होता जाता है ना, जितने ऑडिट्स करते जाते हो उतना आपको एक्सपीरियंस होता जा रहा है। अब कहीं हो सकता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करना ही पड़ जाए मुझे, समझ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं किसी भी चीज के लिए, हाँ किसी भी चीज के लिए एक सिंगल पॉइंट आंसर नहीं है, एंटिटी वाइज बदलता जाएगा, समझ आ रहा है। मैं अगर तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस एंटिटी में मैंने ऐसा किया, तो तुम उसका आंसर ये भी नहीं निकाल सकते कि अच्छा हमारे एंटिटी में जाकर के ये करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं। आ रहा है समझ में? दूसरी एंटिटी में जाओगे तो प्रोसीजर बदल जाएगा। मकसद इंपॉर्टेंट है, मकसद है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट आ रहे हैं वो मिसस्टेटेड नहीं होने चाहिए, ना जबरदस्ती के ओवर वैल्यूड हो ना अंडर वैल्यूड हो, समझ रहा है। इसके लिए मैं मैनेजमेंट तक की मेंटालिटी समझूंगा, उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं, समझ रहा है, कि मैं जब एंटिटी में जाऊंगा तो मैं इस क्या होता है ना कि ये जो स्टैंडर्ड्स बने ये हाईएस्ट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू बने, तो आपको ना छोटी मोटी एंटिटी नहीं सोचनी है, इसके लिए आपको बहुत बड़ी एंटिटी सोचनी है जिसमें हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट मेरे साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है जब मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो स्टाफ का क्या रवैया है मेरे प्रति, मैं इस बात को भी जज करूंगा,
समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, समझ में आ रहा है? तो ऑडिटर एकदम शक्ति टाइप का है, जो हर चीज जो है वो बिल्कुल कागज देख के ही विश्वास करेगा, वो डाउट नहीं ले रहा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो हर मूवमेंट, हर एक्टिविटी को नोटिस कर रहा है, हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट को वो जज कर रहा है। वो बैठ करके मैनेजमेंट से अगर किसी पिक्चर पे भी डिस्कशन कर रहा है तो उस समय भी वो जजमेंटल है, आ रहा है समझ में? उसके साथ लंच कर रहा है और जनरल बातें कर रहा है तो भी वो उस समय जजमेंटल है। ऐसा होता है ऑडिटर, आ रहा है समझ? मैं तुम्हें बिल्कुल इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं, मतलब समझ में आ रहा है कि ऑडिटर जो कैसा होता है। मतलब मैं रहा हूं ना ऐसे लोगों के बीच में, समझ में आ रहा है? 1.5 साल नहीं, 1.5 साल तो मैं वहां रहा हूं, लेकिन मतलब मैं नॉर्मली रहा हूं, इसलिए मुझे पता है। ठीक है ना? चलो, तो चलो, ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन क्या है ये? रिगार्डिंग प्रोडक्शन, गुड ऑडिटर अंडरस्टैंड्स द क्लाइंट्स एंड बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा ऑडिटर क्लाइंट के बिजनेस को सबसे पहले समझता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिना बिजनेस समझे जबरदस्ती ऑडिट थोड़ी कर लोगे तुम, समझ रहा? किसी बिल देखा है, कोई पूछ रहा काय का बिजनेस, बोले वो तो नहीं पता, समझ रहा? क्या ऑडिट कर लिया तुमने? इलेक्ट्रिसिटी बिल का। फिर while carrying out the audit activity, the audit is required to evaluate transactions from the accounting aspects in relation to the process as accounting for byproducts. ये word use कर सकते हो, byproducts, joint products. Knowledge of production process shall be more essential in case of internal audit. ये line important है. The auditor shall require understanding of the cost system in operation. याद रखना, cost की checking मुझे नहीं करनी है, इसलिए ये उतना वैसा नहीं है. Understanding of the terminology of production shall enable the auditor to communicate with the production employee in connection with their work. Production employees word use कर लेना बस, है ना? ठीक है। On the similar pattern बोल रहा है कि मार्केटिंग, परफॉर्मेंस, जनरल बिजनेस भी कर लेना, लेकिन ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात है। बोलो भाई, आपको समझ में आ रहा है? अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में पता होना चाहिए ऑडिटर को, ठीक है ना? शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता है ये कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज कैसे कहाँ काम आएगी ये बिल्कुल आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता है। मतलब हम बहुत सारी चीजें ना फील कर सकते हो बस तुम, यार मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसको लिख नहीं सकते, समझ आ रहा है? तुम इतने बोल सकते हो कि भाई हर जगह लगनी है, हर जगह लगनी है, यार क्या बात कर रहे हो तुम? अब इन लोगों ने 6 शब्द लिखे तो उससे क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है इसको कि अच्छा बस यही इन्वेंट्री में लगनी है, बस मैथ्स। तो ऐसा नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना तुम? एग्जामिनर हो सकता है कि इस तरीके से चेक करे, इसलिए अपने को ये करना पड़ रहा है। ठीक, चलो, अब स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस जो है वो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है ऑडिट के लिए, तो पहले अपन थोड़ा सा जान लें, फिर अपन इसको समझें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को भी अपन थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, ठीक है गाइस? आपको याद दिलाना पड़ेगा, इसको हमने छोड़ा है, अभी रिलेवेंट नहीं है। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, हमारा ऑडिटर कैसा हो, हमारा ऑडिटर जो है वो कैसा होना चाहिए। क्लियर है गाइस? ठीक है, आप लोगों को फिजिकल नोट्स मिले हैं क्या? आप लोग मॉड्यूल से ही अभी पढ़ रहे हो? मॉड्यूल से ही पढ़ रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, है ना? इसका मेरे पास पॉइंटर में था पूरा, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसी से भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो, इट इज नॉट इनफ टू रियलाइज व्हाट एन ऑडिटर शुड बी, ठीक है ना? ही इज कंसर्न विद द रिपोर्टिंग ऑन, मैं सिर्फ वही चीज हाईलाइट करूंगा जो आपको क्वालिटीज के पॉइंट हो। फाइनेंशियल मैटर इनहेरेंटली टू बी सेट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन fallibility, errors and frauds are frequent. Qualities required according to Dixie are tact, caution, firmness, good temper, integrity, discretion, industry judgment, patience, clear-headedness and reliability. समझ में आ रहा है? टैक्ट मतलब चतुराई, ये क्वालिटी होनी चाहिए। कॉशन मतलब सावधानी, हर समय चौकन्ने रहो। फर्मनेस मतलब दृढ़ता से तुम्हें अपनी बात बोलनी पड़ेगी। क्या होता है ना, मैं तुमको बता रहा हूं, जब आप शुरू में ऑडिट करने जाओगे, अगर आप कोई बहुत बड़ी फर्म में या इस तरीके से जाते हो, तो ना जो क्लाइंट होता है उसको पता होता है कि आप फर्स्ट ईयर वो हो, आर्टिकल हो, है ना? क्योंकि आपके चेहरे में डर दिख जाता है, समझ में आ रहा है? या फॉल्स कॉन्फिडेंस दिख जाता है, मतलब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो दिख जाता है, ठीक है ना?
है ना। तो इतने साल हो गए इन लोग को देखते हुए कि होगा ऑडिट फर्म हर साल क्या करती है, नए नए आर्टिकल्स इंटर्न्स रखती है। तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी आर्टिकल्स के मजे लेते हैं, समझ रहे, ठीक है। कुछ एंटिटीज आपको ऐसी मिल सकती है, समझ रहे, ठीक है ना। या तो फिर क्या हो सकता है कि वो आपको सही चीज चेक करने ना दें, वो आपको दम से बोले कि भैया ये नहीं चेक करना होता है टाइप, समझ रहे। तो वहां पर आपको बिना डिसरिस्पेक्ट किए फर्म होना पड़ता है। वहां पर आपको बिना डिसरिस्पेक्ट किए क्या होना पड़ता है बेटा, फर्म होना पड़ता है। हेलो भाई, समझ में आ रहा है। तो एक अच्छे ऑडिटर में फर्मनेस होनी चाहिए, दृढ़ता, ठीक है ना। देखो समझो, हम यहां पर ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया तुम एटीट्यूड दिखाओ, समझ में आ रहा है, लेकिन अपनी बात पे बिल्कुल फर्म रहो, क्लियर है, ठीक है ना। कि भाई तुम जिस चीज को मानते हो वो तो मैं मानता हूं, मतलब गुड टेम्पर, मतलब किसी ने कुछ वो बोल दिया छोटा मोटा भी तो तुमने टेम्पर लूज कर दिया, ये नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रिटी में बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं, लेकिन ऑनेस्टी लेकर के चलो, ठीक है ना। डिस्क्रेशन मतलब अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए तुम्हारा, इंडस्ट्री नॉलेज होना चाहिए, जजमेंट की कैपेबिलिटी होना चाहिए तुम्हारी, कि तुम चीजों को सही तरीके से जज कर पाओ। बेसिकली जजमेंट एक्सपीरियंस से आता है ना। पेशेंस होना चाहिए, धैर्य, ठीक है ना। क्लियर हेडेडनेस होनी चाहिए, समझना रहे, चीजों को ओपन माइंडेडनेस से आप देख पाओ, और रिलायबिलिटी, हरासमेंट, कि आप पर भरोसा किया जा सके। तो ये जनरल पर्सनल क्वालिटीज, इन शॉर्ट ऑल दीज पर्सनल क्वालिटीज आर go to make a good businessman, contribute to the making of a good auditor. In addition, he must have shine of the culture of attaining the great height. He must have the highest degree of integrity backed by the adequate independence बहुत important है ना। इंडिपेंडेंस होने चाहिए। इनफैक्ट कोड ऑफ एथिक्स इंस्टीट्यूट ने ऑडिटर के बिहेवियर के लिए रूल्स बना रखे हैं, उसको बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। मेंशन्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस as one of the fundamental principles of professional ethics. He must have thorough knowledge of the general principles of law, है ना, thorough knowledge, है ना, which gives you likely to initiate, intimate, है ना। The Companies Act need a special mention, but mercantile law, especially the law relating contract, is no less important. Needless to say, पता नहीं कैसे कैसे लिखा हुआ है इन लोगों ने, क्वालिटीज बता रहे हैं ऑडिटर की, चलो ठीक है। नीडलेस टू से, वेयर अंडरटेकिंग्स आर गवर्न्ड बाय स्पेशल स्टैट्यूट, इट्स नॉलेज विल बी इम्पेरेटिव, इन एडिशन अ साउंड नॉलेज ऑफ द लॉ, थॉरो नॉलेज ऑफ लॉ, ऐसे कर सकते हैं, इज अनअवॉइडेबल। ये क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्वालिटी क्या है कि स्किल्स होनी चाहिए, क्वालिटी क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, है ना। इसको क्वालिटी बोलना थोड़ा अजीब है, लेकिन ठीक है, ये दिया हुआ है तो अपन इसको कर देंगे, है ना। जनरल मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस, कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए उसको, ठीक है ना। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए, और थ्योरेटिकल, ये एक्चुअली अपना कोर्स समझा रहे बेटा अपने को, समझना रहे कि सीए कर लो तो अच्छा रहेगा, समझना रहे। ऑडिटर कैसा होना चाहिए, जैसा हम बनाते हैं, थ्योरी भी, प्रैक्टिकल, और ये ट्रेनिंग भी कराते हैं इंस्टीट्यूट में, यही सब are equally necessary for the development of professional competence of an auditor for the undertaking of any kind of audit assignment. The auditor should be equipped not only with the sufficient knowledge of the way in which business generally is conducted, but also with an understanding of the special features peculiar to the particular business whose accounts are under audit. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, नॉलेज तो होनी चाहिए उसको, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशल फीचर्स पिक्यूलियर टू द पर्टिकुलर बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए आपको। इसको अपन क्वालिटी में कैसे लेकर के आएंगे, ठीक है। ऑडिटर शुड होल्ड द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, मस्ट हैव बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसमें, है ना। he is called upon constantly to critically review financial statement. Obviously useless for him to attempt the task unless his own knowledge is that of an expert, ठीक है। exhaustive knowledge of accounting, है ना। ठीक है। इसका ये जो है ना क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, इसमें ये तो रीड कर ही सकते हैं अपन। इसके अलावा मेरे पास पूरा पॉइंटर्स में पड़ा हुआ है ये, अरे समझ में, ठीक है ना।
एक एक साइड हेडिंग के साथ। तो आप वो बस साइड हेडिंग्स याद कर लेंगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है, चलो ठीक है, मैं दे दूंगा ना, मेरे को याद दिला देना, मैं उसको आपको फोटो भेज दूंगा उसकी ग्रुप में। क्लियर है? क्लास के बाद मुझे याद दिलाना। चलो, बाकी समझ गए हो तुम लोग, है ना? कुछ कुछ क्वालिटीज बताइए, पूरा पॉइंटर्स में मिल जाएगा आपको कि क्या क्या क्वालिटीज ऑडिटर की होनी चाहिए। तो ये वाला जो टॉपिक, मैंने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि कुछ कुछ दूसरी जगह से ज्यादा बेटर मिल सकते हैं अपने को, तो वो पूरा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन भी उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? अब एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो क्या है ना, समझो, इन लोगों ने थोड़े से टॉपिक्स जंबल अप कर दिए। जंबल अप मतलब कि अभी ऑडिट हम ढंग से समझे नहीं है, समझना है, और ये लोग क्वालिटी कंट्रोल पे आ गए कि अच्छी क्वालिटी का ऑडिट हो, इसके लिए क्या क्या करो। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो ये जो टॉपिक है इसको भी मैं बाद में टेकअप करने वाला हूं। क्लियर है? ऐसे 220 जो है ये भी अपन बाद में टेकअप करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। इंडिपेंडेंस का डिस्कशन लेकिन कर सकते हैं हम। ठीक है ना? चलो ठीक है, हम 220 का डिस्कशन बस वो कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहां से देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, ये देखो यहां से, है ना? इस पे सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ऑडिटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर सबसे पहले। ठीक है ना? इंडिपेंडेंस क्या होती है? फ्रीडम, है ना? सिंपल बात है ना? इंडिपेंडेंस ऑडिटर को क्यों चाहिए बताओ, बोलो भाई, इंडिपेंडेंस ऑडिटर को क्यों चाहिए? ये कैसे इंडिपेंडेंस से रिलेट हो रहा है? ठीक है, देखो, इंडिपेंडेंस को सीधे सीधे समझाना है ना, तो बोलो कि बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। समझ रहे? ऑडिटर पे किसी भी व्यक्ति का दबाव ना हो, वो अपने ओपिनियन खुद से फॉर्म कर सके। इसको ऐसे बोलते हैं कि उसका जो ओपिनियन है, समझ रहे, द विशेस ऑफ द ऑडिटर, मतलब द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ द अदर। आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके लिए? ऑडिटर के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, हाँ, ठीक है ना? सारे प्रोफेशंस में चाहिए, पर अकाउंटेंसी में कुछ ज्यादा ही चाहिए। क्लियर है? ठीक है। इंडिपेंडेंस मतलब जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अदर पर्सन। अब सुनो, कुछ कुछ ऐसे फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं कुछ कुछ वर्ड्स, आ रहा है समझ? बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दूंगा जो आपको यूज करने ही करने, आप उसकी जगह कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो होने ही चाहिए, नहीं तो फिर आंसर में बहुत ज्यादा मार्क्स का फर्क आ सकता है। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस का डिस्कशन होगा तो ये लाइन चाहिए ही चाहिए हमको, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ द अनदर पर्सन। क्लियर है गाइस? ठीक है, वो कह रहा है देखो, इंडिपेंडेंस को एकदम एग्जैक्टली तो डिफाइन किया नहीं जा सकता है, समझ रहे? रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट डीलिंग विद द independence are framed primarily with certain objectives. The rules themselves cannot create to ensure existence of independence. बोल रहे हैं रूल बेस कैसे बनाए अपन, मतलब ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, अपने मन में बायस्ड है, तो मैं क्या कर लूं? ठीक है ना? क्योंकि इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज अ पर्सनल कैरेक्टर। कोई बंदा इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द सुपरफिशियल,
एंड विजिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस विच आर समटाइम्स इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो तेरा दो इंटरलिंक पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ये एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब पास्ट में तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। आ रहा है समझ? एक होती है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, एक होती है इंडिपेंडेंट ऑफ इन अपीयरेंस। बहुत ध्यान से समझना मैं जो बोलने वाला हूं, क्लियर है? ठीक है ना। इंडिपेंडेंस इन माइंड का मतलब, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इंडिपेंडेंस इन माइंड का मतलब, आप ऑडिटर हो, समझ रहे, और आप अपना काम बिल्कुल दृढ़ता के साथ अनबायस्ड तरीके से करते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि भाड़ में जाए कि कोई कुछ भी सोचे, मैं अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा हूं। मतलब आप अपनी भाई की भी कंपनी अगर चेक करते हो ना, भाई की कंपनी का भी ऑडिट करते हो, तो अगर मान लो कि छोटी सी भी मिस्टेक है तो आप लिख देते हो ऑडिट रिपोर्ट में, चाहे उसकी कंपनी बर्बाद हो जाए, इतने इंडिपेंडेंट हो आप। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंस इन माइंड। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो बताओ, क्या ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इन माइंड होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए ना। ऑडिटर है ना, यही तो मेन काम है ऑडिटर का। बिल्कुल सही बात, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अरे समझ, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, इसका मतलब दूसरे लोग ऑडिटर के बारे में क्या सोच रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अरे समझ, क्या ऑडिटर दिख रहा है इंडिपेंडेंट? समझना, देयर कैन बी अ सिचुएशन कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूं। अरे समझ, मैं एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? कंपनी का एमडी मुझे अपने गृह प्रवेश में बुला रहा है, वो मुझे डिनर करने के लिए बुला रहा है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। और मान लो कि हम कोई क्रिकेट मैच भी देखने गए साथ में, ठीक है, मैं ऐसा इंसान हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मैं अभी भी तुम्हारे क्या करूं, कितनी भी दोस्ती वोस्ती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्ती से। मैं तो भाई एक गलती मिली तो मैं बता दूंगा गाइस, ये क्लियर है? मतलब इंडिपेंडेंस इन माइंड चेक, इंडिपेंडेंस इन माइंड चेक, मतलब इंडिपेंडेंस इन माइंड तो है। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? ठीक है। लोग लेकिन जब देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, बताओ मुझे, कि देखो ये तो पार्टी जा रहा है इसके साथ, समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्का इसने क्या किया होगा, पक्का इसने क्या किया होगा, इसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी। अगर ये ट्रू एंड फेयर बोल रहा है तो वो झूठ बोल, बायसली चेकिंग की होगी, इसने बायस चेकिंग की है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सवाल ये है, क्या इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस होनी चाहिए? सवाल क्या है? सवाल क्या है? अरे भाई सवाल क्या है? तुम जवाब दो, मैं तुम्हें बताऊंगा ना। इंडिपेंडेंस अपीयरेंस जरूरी है या नहीं है, बताओ। अब मेरी बात समझो, पता है क्यों आप लोग बोल रहे हो नहीं है? क्योंकि हमने अपने बचपन से इस मॉरल्स को देखा कि दिखावे पे मत जाओ। अरे समझ, ठीक है ना। आपको इंडिपेंडेंट होना है, किसी को दिखाना थोड़ी है बेटा। ऑडिट में हमें इंडिपेंडेंस दिखाना भी पड़ती है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट किसको जा रही है? शेयर होल्डर्स को, समझ आ रहा है? अगर हम भरोसेमंद दिख नहीं पाएंगे तो हमारी रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी चाहिए। इसका मतलब तुम अपने माइंड में कितने भी इंडिपेंडेंट हो, समझ में आ रहा है? अगर तुम ज्यादा घुलोगे उन लोगों एमडी से तो लोग तुम पे शक करेंगे, तुम्हें इस बात से भी बचना ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो उसके साथ, क्योंकि तुम्हारी अपीयरेंस भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि लोग तुम पर भरोसा अगर नहीं कर पाएंगे तो ये तुम्हारा इंडिविजुअल मैटर नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचे। अरे भैया, उस कंपनी को फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है? अगर लोग सोचेंगे इस कंपनी का अच्छे से ऑडिट नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है, तो कंपनी दिक्कत में आ जाएगी। गाइस, आपको समझ में आ रही है बात? लोग डायरेक्टर्स पे शक करने लग जाएंगे, ऑडिटर पे शक करने लग जाएंगे, फाइनेंशियल्स पे शक करने लग जाएंगे। वी डोंट वांट दैट। आ रहा है समझ में? ऑडिटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट इन माइंड एज वेल एज इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस। बोलो गाइस, बोलो 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 गाइस। बेटा समझो, क्या हम उसका दोबारा ऑडिट करवाते हैं? ऑडिटेड उसका शेयर होल्डर को तो वैसे भी नहीं पता ना यार। आ रहा है समझ? देखो,
ऑडिट बुरा भी हो जाता है ना तो किसी को पता नहीं लगता है, अरे समझ, जब तक कि फ्रॉड ना हो, समझ में रहे। तो पीपल हैव टू बी एट पीस, समझ में रहे, अलॉन्ग विद द रियल ऑडिट, मतलब कि ऑडिट अच्छा भी होना चाहिए और लोग भी शांत रहने चाहिए। ऑडिट अच्छा हुआ है, समझ में रहे, लेकिन अगर तुम दिख नहीं रहे हो तो दूसरे ऑडिट की पॉसिबिलिटी बन गई, और अगर दूसरे ऑडिट की पॉसिबिलिटी है तो तुम्हारा पूरा काम बेकार हो गया। अगर दोबारा ऑडिट करने की जरूरत पड़ रही है तो पूरा काम बेकार नहीं हो गया बेटा, नहीं आया समझ में? तुम्हारे ऑडिट का मतलब ही क्या निकले? तो यू हैव टू अपीयर ऑल्सो, ठीक है ना। तो देखो इसको देखते हैं अपन, है ना। द स्टेट इंडिपेंडेंस इन माइंड, the state of mind that permits the provision of opinion without being affected by the influences, allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको रेगुलरली यूज करने। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आगे एक्सप्लेन किया जाएगा इस शब्द को। ऑब्जेक्टिविटी, है ना, है ना। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब कि आप बिना किसी इन्फ्लुएंस के अपना काम अच्छे से ऑनेस्टली कर पाओ, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का क्या मतलब? द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दैट आर सो इनसिडेंट दैट द थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड कि ऑडिटर सही नहीं है। हेलो हेलो हेलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? तुमने खून नहीं किया चलेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में चाकू नहीं दिखना चाहिए लाश के बाजू में खड़े हुए तुम, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, दैट विल ऑल्सो हर्ट। बोलो भाई, क्लियर है? और ये है एग्जाम का क्वेश्चन, ये है एग्जाम का क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन कमेंट, ये क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर होगा यस। समझ रहा है? कॉमन सेंस इसका आंसर आता है नहीं नहीं, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, दिखनी जरूरी नहीं है लेकिन दिखनी भी जरूरी है। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो फिर देखो फिर क्या बोल रहा है। The objective of audit of financial statements is to enable the auditor to express an opinion on the financial statement. Auditor's opinion helps determination of true and fair view of financial position and operating results of an enterprise. The user should not assume that the auditor's opinion is an assurance as to the future viability. ये एक important बात है, लेकिन ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पर एक तरीके से ना एक अलग ही बात कह दी गई है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑडिटर जो है ना पास्ट की चेकिंग करता है। एक चीज याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट मतलब कि जो हो चुका है उसकी चेकिंग। ऑडिटर जो है वो भविष्यवक्ता नहीं है, ज्योतिषी नहीं है कि एंटिटी चलेगी या नहीं चलेगी। ऑडिटर सिर्फ वह व्यक्ति है जो ये बताएगा कि फाइनेंशियल्स में जो ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं वो सही हैं रीजनेबली, वो भी। आ रहा है समझ? हेलो 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 गाइस, हेलो गाइस, ठीक है ना। ऑडिटर सिर्फ जो है ये बताएगा। यूजर को, अगर तुम्हारे किसी डायलॉग से यूजर को ये लगा कि तुम फ्यूचर वायबिलिटी पे कमेंट कर रहे हो कि अरे बहुत बढ़िया एंटिटी है, इसमें इन्वेस्ट कर लोगे तो देखना खूब कमाओगे, तो ऑडिटर गया, ये काम नहीं कर सकता है ऑडिटर। अरे समझ में, दिस इज नॉट अलाउड। आप ज्योतिषी नहीं हो, यू कैन नॉट कमेंट ऑन द फ्यूचर वायबिलिटी की एंटिटी चलेगी या नहीं चलेगी। आप सिर्फ इतना कमेंट कर सकते हो कि फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर दिख रहे हैं या नहीं, और फाइनेंशियल बनते पूरे पास्ट ट्रांजेक्शन पे। हिस्टोरिकल होती है हमारी अकाउंटिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले ट्रांजैक्शन होता है फिर हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। गाइस बोलो क्लियर है कि नहीं? आप किसी भी कंडीशन में फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। बोलो गाइस, है ना? ठीक है। ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज अप्रोच टू हिज प्रोफेशनल वर्क. He must be fair, must not allow prejudice, bias to override his objectivity. He should maintain impartial attitude and both be and appear to be free from any interest which might have regarded being incompatible with integrity and objectivity. अब मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं ना कि उसको दिखना भी चाहिए इंडिपेंडेंट, इसीलिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि शेयर होल्डर को ऑडिटर मत बनने दो, डेटर को 5 लाख से ऊपर ऑडिटर मत बनने दो, गारंटर को ऑडिटर मत बनने दो। क्यों है ये प्रोविजन? ये सिर्फ इसीलिए है ताकि ऑडिटर देखे ना, कितना भी इंडिपेंडेंट हो। आ रहा है समझ में? अगर वो कंपनी का डेटर है तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि भैया पक्का ये तो डेटर है, ये तो पक्का बाय अप्रोच दे रहा हो। गाइस समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कि कंपनीज एक्ट इंश्योर करता है कि भैया दिखे ना एटलीस्ट ऑडिटर। क्या
नॉन इंडिपेंडेंट मतलब, है ना? क्लियर है गाइस? है ना? Many different circumstances, combination of circumstances may be relevant, and accordingly, it is impossible to define every situation that creates threat to independence. मुझे बताओ क्या चीज है वो जिसके कारण आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी? तो ये तो रैंडम है ना यार, ह्यूमन बिहेवियर है, क्या पता किस बात को देख करके लग जाए कि यार ये ऑडिटर तो सही ऑडिटर नहीं है, अकाउंट्स तो बोगस है, भले ही ऑडिट हो गया है। फिर समझ आ रहा है क्या क्या बोला, है ना? तो आप लिस्ट आउट तो कर ही नहीं सकते, आप कभी लिस्ट आउट नहीं कर सकते कि भैया ये 10 चीजों में ऑडिटर जो है वो मतलब रहे ठीक तो इंडिपेंडेंट मान लेंगे, नहीं। समझ आ रहा है? कैसे भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना? तो it is impossible to define every situation and specify the appropriate mitigating action that should be taken. Mitigating मतलब कम करना, slow down करना, ठीक है? In addition, the nature of assurance engagement may differ and consequently different threats may exist requiring the application of different safeguards. अरे समझना, यानी अब अपन पढ़ने वाले हैं threats to independence. ऐसे फैक्टर्स जिसके कारण ऑडिटर की सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? यानी वो थ्रेट्स जिनके कारण इट इज पॉसिबल कि ऑडिटर जो है वो बायस्ड हो जाए। वी हैव टू अवॉइड ऑल दीज थ्रेट्स। समझ में आ रही है बात? हमको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई थ्रेट आ ना जाए। समझ में आ रहा है? हेलो 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 गाइस, है ना? जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप मतलब अगर मैं किसी एग्जाम्पल से या किसी चीज से बता रहा हूं तो वो जो चीज है ना जिससे कि आप इसको समझोगे उसको जरूर लिख लेना अपने पास। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो देखो क्या बोल रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स which occur when an auditing firm, its partner or associate could benefit from the financial interest in an audit client. ठीक है ना? देखो एग्जांपल्स इंक्लूड डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियल सिग्निफिकेंट, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। मैं जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, अगर मैंने उसके शेयर्स ले रखे हैं तो क्या होगा? क्या होगा? अगर मेरी रिपोर्ट से कंपनी डूबने वाली है, धर्म संकट है, बिल्कुल सही। आ रहा है समझ में? तो ऐसा हो सकता है कि भैया फिर ऑडिटर जो है वो ऑडिटिंग ढंग से ना करे क्योंकि उसका पर्सनल नुकसान हो जाएगा भाई साहब। क्या ये क्लियर है? तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में या तो उसने शेयर ले रखे हैं जैसे डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, है ना? लोन टू और फ्रॉम, लोन दे रखा है या लोन ले रखा है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? इसी क्लाइंट पे निर्भर है वो ऑडिटर, तो भैया वो क्लाइंट जानने नहीं देगा। अच्छा एक चीज समझना, जब ऑडिटर अगर मान लो कि क्या करता है, अगर मान लो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड की अगर मैं बात बताऊं ना, तो अगर ऑडिटर थोड़ी रिपोर्ट अगर वैसी देता है कि यार ये इतना सही नहीं है, तो पता क्या होता है प्रैक्टिकली, बहुत बार ना ऑडिटर चेंज करने की कोशिश होती है। समझ में आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कंपनीज एक्ट में, आप लोग पढ़ चुके हैं, कंपनीज एक्ट में क्या बोला है, कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर? या अपॉइंट तो छोड़ो, निकालेगा कौन ऑडिटर? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कभी भी निकालने का है? वो समझ में आ रहा है ना? क्यों? इंडिपेंडेंस। अगर ऑडिटर, हाँ, ऑडिटर को डर लगा रहेगा अगर कि भैया मैंने इसकी गलती निकाली तो ये निकाल देंगे, तो दिक्कत है। आ रहा है समझ में? तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है बेटा, ये है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कि भैया क्लाइंट चला जाएगा, मैं क्यों उसकी बुराई करूं, ये एक दिक्कत हो सकती है। बोलो गाइस, क्लियर है ना? क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। क्लोज बिजनेस रिलेशन मतलब मैं उसको क्लाइंट देता हूं, समझ में आ रहा है? मेरे से बहुत ज्यादा उसका बिजनेस फ्लरिश होता है तो वो मेरे बारे में कभी बुराई नहीं करेगा। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना दोस्ती है। अब आपको एक और प्रोविजन याद आना चाहिए ऑडिटर का,
ये दोस्ती हटाने के लिए क्या लेकर के आए हैं कंपनीज एक्ट वाले? टफ क्वेश्चन है लेकिन कुछ बता दे। एक नंबर यार, एक नंबर, शानदार। आ रहा है समझ में? बस यही सुनना चाह रहा था मैं। रोटेशन समझ रहा, मैंने समझाया ही आपको ऐसे था, अगर आपको याद हो तो। समझ रहा है कि ऑडिटर जो है वो बहुत लंबे समय तक किसी क्लाइंट में रहता है तो दोस्ती हो जाती है, प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस में हो जाती है, इसी के लिए रोटेशन आया। समझ आ रहा है? ठीक है, आप एक बार इमेजिन करके देखो कि क्या आंसर लिख सकते हो आप यार इसका। समझ आ रहा है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई चेकिंग करने वाला इतने लेवल पर जाएगा। समझ आ रहा है? दिक्कत हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, क्या बताएं अब। समझ आ रहा है? नहीं तो अपन इसका ऐसा आंसर लिख करके आए ना कि होश उड़ जाए इन लोगों के, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, हमको बुक से थोड़ा सा स्टेक होना पड़ जाता है। लेकिन ठीक है, आप तो रिलेट कर पा रहे हो ना, आप तो इस बात को समझ पा रहे हो ना कि इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, मतलब है ना, इंडिपेंडेंस कैसे जरूरी है और कैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को हटाया जाना चाहिए, तब जाकर के ऑडिट जो है वो अच्छे से होगा। क्लियर है गाइस? है ना? फिर क्या बोल रहे हैं, है ना, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, है ना। अब पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, मेरी छोटी फर्म है, समझ आ रहा है, क्लाइंट कह रहा है अरे तुम हमारी अच्छी रिपोर्ट दोगे, अगले साल से हम तुमको नौकरी पे ही रख लेंगे। अरे बहुत ही बड़ी कंपनी है, समझ में आ रहा है? तो मेरे को लग रहा है कि यार जितना मैं प्रैक्टिस से कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं जॉब में कमा लूंगा, चलो इसको अच्छी रिपोर्ट दे देते हैं, फिर क्या दिक्कत है, ये मेरे को नौकरी में रख लेगा। तो दैट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट रेट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, पता है तुमको इसको कैसे कर्व करते हैं? जो बड़ी फर्म्स होती है ना, समझ में आ रहा है, उसका कोई भी एम्प्लॉय क्लाइंट ज्वाइन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? फर्म छोड़ने के 2 साल तक, ऐसा कुछ ऐसा है, 2 साल 5 साल ऐसा प्रोविजन है उसमें। क्या फर्म से चले जाओ उसके बाद भी 2 साल 5 साल तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते जिस क्लाइंट का आपने ऑडिट किया है, इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए। क्लियर है गाइस? और फीस अगर कंटिजेंट हो गई, मतलब मेरी फीस अगर मान लो कि किस पे बेस्ड है, प्रॉफिट पे बेस्ड है, मेरी फीस प्रॉफिट पे बेस्ड है, तो मैं तो कोशिश करूंगा ना प्रॉफिट ज्यादा हो। 10% ऑफ प्रॉफिट अगर मेरी फीस है तो क्या होगा, मैं तो ऐसा ऑडिट करूंगा कि प्रॉफिट हाई हाई दिखे। हेलो हेलो हेलो, बोलो भाई। क्लियर है ना? ये थोड़ी सी डिटेल है, वैसे अपन कल करेंगे, लेकिन एक और कर लेते हैं अपन, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अरे मैंने ही तो अकाउंटिंग की थी, मुझे को ऑडिटिंग करने दोगे तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि सब सही है। बोलो भाई। हेलो, हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ हाँ, मैं भी तो वही बोला, मैं तो बोल रहा था बस कि मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सेल्फ रिव्यू थ्रेट एक पॉइंट में समझ में आ जाएगा, एक लाइन में, वही बोल रहा हूं मैं कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या है कि मैंने ही अकाउंटिंग की है और मुझे ही ऑडिटिंग करने दोगे तो मैं क्या बोलूंगा, गलतियां हैं, ये गलती है, वो गलती है, एक भी गलती नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट है, पूरा मैंने चेक कर लिया है। समझ आ रही है गाइस? ठीक है, कल करेंगे इसको बाकी। ठीक है, चलो।